जी अस्सलाम वालेकुम। हम सेकंड जो है लेक्चर का जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल पूछा है कि सर शेयर होल्डर्स के बारे में कुछ बताएं कि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। मैंने आपको बिजनेस के 3 टाइप्स बताई थी, एक सोल प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पार्टनरशिप और तीसरा कॉरपोरेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर्स हमेशा जो है वो कॉरपोरेशंस के होते हैं और शेयर होल्डर्स, अगर आप मेरा साइड लेक्चर सुने तो उसमें मैंने बताया हुआ है शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट से किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, ये कंपनी के शेयर जो है वो फरोख्त करते हैं। अब मैं बींगे, अब आप वो ड्रामे वाली बात जो है वो जहन में लेके आए ज़रा। वो जो मैंने बात की थी शाहवार वाला, क्या ड्रामे का नाम था, मेरे पास तुम हो। अब वो जाता है अपने दोस्त के पास, उसे जाके कहता है कि मैंने जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो कहता है कितने पैसे हैं आपके पास? वो तो मेरे पास तकरीबन 78 लाख रुपीज़ हैं। तो कहता है ठीक है, मैं अपने पोर्टफोलियो मैनेजर को फ़ोन करता हूँ और उसे कहता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसने कहा कि नहीं, मैंने एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी, वो है शाहवार केमिकल्स। उसने कहा आप किसी ने तुम्हें मशवरा दिया है? उसने कहा हाँ, मैं ढाबे पे बैठा हुआ था, वहां पे मशवरा दिया है। उसने बात की कि उसके शेयर जो हैं वो कम हो चुके हैं, पहले की उसकी शेयर की कीमत कम हो रही है। अब उस शेयर की कीमत कम कैसे होती है? जब कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट जो है के जरिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जरिए ये पता चल रहा हो कि कंपनी आने वाले दिनों में खसारा करेगी, तो लोग फौरन ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना जो है वो छोड़ देते हैं। तो जब मैं बात कर रहा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देती है एक्सटर्नल यूजर्स को, तो एक्सटर्नल यूजर जैसे हम अगर हर्शीज फूड इंडस्ट्री की बात करें तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? जब हर्शीज फूड इंडस्ट्री नेट इनकम उसकी 591 मिलियन डॉलर्स है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें उसकी इनकम स्टेटमेंट से पता चलेगा। जब आप किसी कंपनी में एज ए शेयर होल्डर उसके शेयर खरीदना चाहेंगे तो किसके खरीदेंगे? जो कंपनी प्रॉफिट में जा रही होगी तो हम उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे, क्योंकि जो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी वो अपने शेयर होल्डर को मुनाफा देगी। जो कंपनी लॉस में जा रही होगी वो अपने जो है वो अपने शेयर होल्डर को मुनाफा कैसे दे सकती है? यही बात है, जब आप शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो शेयर होल्डर से मुराद वो लोग होते हैं जो कंपनी के जो है वो शेयर जो है वो खरीदते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में एक्चुअली हजारों कंपनीज हैं पाकिस्तान में रजिस्टर्ड, उनके शेयर जो है वो खरीदे भी जा रहे होते हैं और बेचे भी जा रहे होते हैं। तो कैसे पता चलता है कि इस कंपनी के शेयर बेच देने चाहिए, इस कंपनी के शेयर जो है वो खरीद लेने चाहिए? उसकी इनकम स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 4 चीजें बता रही होती हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मजीद थोड़ी बहुत आपको बात समझ में आई होगी, नहीं क्लियर आई तो मजीद आप मुझसे पूछ लीजिएगा। लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। हम इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे थे। तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपको बताती है कि रेवेन्यू की समरी क्या है और एक्सपेंसिव की जो है वो समरी क्या है। अगर आपके रेवेन्यू ज्यादा हैं और एक्सपेंसिव कम है तो इनकम होगी। अगर आपके रेवेन्यूज कम हैं और एक्सपेंसिव ज्यादा हैं तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद है जी रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट क्या कहती है जी? ए समरी ऑफ द चेंज इन द अर्निंग रिटेन इन द कॉर्पोरेशन
फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सच एज ए मंथ और अ ईयर, कि कंपनी के पास जितने पैसे कैश की सूरत में पड़े हुए, रिटेन रखे हुए, कंपनी ने इन्वेस्ट नहीं किए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसकी जो है क्या समरी है। अब जरा देखें इसको, ये पता नहीं अब क्या मसला हो गया इसको जी। तो हर्षी फूड कॉर्पोरेशन ने ना सिर्फ अपनी फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट जो है वो शाया की, बल्कि उसने रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट भी शाया कर रहा है। वो कह रहा है कि साल के शुरू में जनवरी में हमारे पास जो पैसे थे वो थे 3,264 मिलियन कंपनी ने अपने पास रखे हुए, रिटेन रखे हुए थे, इन्वेस्टमेंट अलग है। उसमें इस साल कितना इजाफा हुआ, 591 मिलियन डॉलर्स का। इट मींस कि 3,264 में इतना इजाफा होना चाहिए, मगर ये जो 591 मिलियन डॉलर जो है वो कंपनी ने कमाए, उसमें से डिविडेंड कहते हैं मुनाफे को, उसने 386 मिलियन डॉलर अपने शेयर होल्डर में क्या कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए मुनाफे के सूरत में। लोग शेयर्स क्यों खरीदते हैं? लोग शेयर इसलिए खरीदते हैं कि शेयर्स के ऊपर कंपनी अपने शेयर होल्डर को मुनाफा देती है। उस मुनाफे को इंग्लिश में हम क्या कह देते हैं, डिविडेंड कहते हैं। कि हम कंपनी में इन्वेस्ट किस लिए करते हैं, मुनाफा लेने के लिए। तो क्योंकि कंपनी ने सारे खर्चे निकाल के मुनाफा कमाया 591, मगर सोलन तो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, मगर कंपनी सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, बल्कि कंपनी उसमें से 386 मिलियन डॉलर जो है वो क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और 205 फिर बचा रही है। ये कंपनी अपने पास इसलिए पैसे रखती है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कंपनी को लॉस हो जाए, या ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन आ जाए जिसमें कंपनी को जो है सर्वाइव करना पड़ जाए, जैसे आजकल के हालात हैं। आजकल के हालात में जाहिर बात, आप कंपनी ने सैलरीज भी देनी है, तो कारोबार बंद है, तो आजकल के हालात में वही कंपनी सरवाइव करेगी जिसकी रिटेन अर्निंग बहुत बेहतर पड़ी हुई है, जिसने पैसा बचा के रखा हुआ है, वो कंपनी तो सरवाइव कर जाएगी। और जिसकी रिटेन अर्निंग जीरो है, जिसने अपने पास पैसे बचा के नहीं रखे, घर वाला हिसाब है। जो सैलरीड पर्सन होता है वो अपनी सैलरी पे गुजारा करता है, उसको सैलरी आती है, साल के अंत तक वो सैलरी जो है वो खत्म कर लेता है। और जो कारोबारी आदमी होता है वो जाहिर बात है उसको पैसे पड़े होते हैं। तो आजकल के दौर में कारोबारी आदमी के पास क्योंकि रिटेन अर्निंग, जो पैसे उनसे बचा के रखे हुए थे वो तो बच गया, और सैलरीड पर्सन मारा गया। अब सैलरीड पर्सन में भी कौन बचेगा, जो हर साल 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 अलहदा अपनी सैलरी में से साइड पे करता रहे रिटेन अर्निंग की सूरत में, ताकि कल कभी हालात ऐसे आ जाए, तो बीमारी आ जाए, कोई नागहानी सूरत आ जाए, तो उस पैसे को यूज किया जाए। तो उस पैसे को आजकल के दौर में हम जैसे बंदे जो है, जो एज ए सैलरीड पर्सन है, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह वो कंपनीज जो कि बहुत ज्यादा मुनाफा कमाती हैं, वो अपनी अमाउंट जो मुनाफा कमाती है सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती, बल्कि उसमें से कोई खास रेशो उन्होंने डिसाइड की होती है, उस खास रेशो में से अमाउंट रख लेती हैं, और बाकी जो है वो क्या कर देती हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। अब उसकी इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग, क्योंकि मुनाफा हुआ पहले 3,264 था, 20 मजीद हुआ, अब कितना हो गया 3,464। साल के शुरू में 3,264 था, और साल के एंड में 3,469 हो गया। तो रिटेन अर्निंग बढ़ रही है। तो रिटेन अर्निंग अगर बढ़ रही है, अब जो बाहर इन्वेस्टर बैठे हैं वो देखेंगे कि कंपनी की रिटेन अर्निंग बढ़ रही है, कंपनी मुनाफा भी कमा रही है, कंपनी की अर्निंग भी बढ़ रही है, इट मीन कंपनी बहुत अच्छी कंडीशन में जा रही है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इसके शेयर्स जो है वो खरीदने की कोशिश करेंगे। तो इट मीन अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाजा लगाना हो, तो आप उसकी इनकम स्टेटमेंट देखते हो, वो मुनाफे में होनी चाहिए। आप उसकी रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट देखते हो, वो भी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। अगर ये कम हो जाती, इट मीन कंपनी को इस साल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है।
और नंबर 3 जो मैंने आपको बात की थी वो है बैलेंस शीट के बारे में। अब बैलेंस शीट क्या कहती है जी? ए लिस्ट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड स्टेक होल्डर इक्विटी, इसे हम शेयर होल्डर इक्विटी भी कहते हैं। स्टेक होल्डर इक्विटी से मुराद है साल के शुरू में, स्टेक होल्डर इक्विटी से मुराद ये है कि कंपनी ने के पास कितने लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, यानी कितने पैसे कंपनी ने लोगों से जो है वो लिए हुए हैं, उसे हम कहते हैं स्टेक होल्डर एक्टिविटी। एज ऑफ स्पेसिफिक डेट, एक डेट से लेकर यूजुअली द क्लोज ऑफ द एंड ऑफ द डे ऑफ और मंथ के, साल के मंथ के एंड पे इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, साल के आखिर में क्या है और एक दिन के आखिर में क्या है। बैलेंस शीट को समझने के लिए आपको एसेट्स को समझना बहुत जरूरी है, आपको लायबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है और आपको स्टेक होल्डर एक्टिविटी को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ जी। जरा एसेट्स देखिए। एसेट्स से मुराद हर वो चीज जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू होती है पैसे की सूरत में। एनीथिंग विच हैव सम वैल्यू इन द मार्केट एंड विच कैन बी सेल, हर वो चीज जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू होती है और जिसे जो है बाद में क्या किया जा सकता है, फरोख्त किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। मसलन आपका मोबाइल फोन आपका एसेट, आप बेच के कैश में तब्दील कर सकते हैं। आपकी गाड़ी आपका एसेट है, आप उसे कैश बेच के कैश में तब्दील कर सकते हैं। आपकी बिल्डिंग, आपकी लैंड, जमीन को कहते हैं। आपका स्टॉक, जो स्टॉक दुकानों में पड़ा है, कारोबार में पड़ा है। तो हर वो चीज जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू होती है और जिसे कैश में फरोख्त किया जा सकता है, उसे हम एसेट कहते हैं। तो यहाँ पे जरा देखें कि कंपनी के पास इस वक्त कौन कौन से एसेट पड़े हुए हैं। कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है $55 मिलियन। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल वो लोग होते हैं जिससे कारोबार ने आने वाले दिनों में रकम लेनी होती है। ये आप लैंग्वेज भी समझ रहे हैं हम। अकाउंट रिसीवेबल कौन होता है, इसका वन बाय वन आप समझ लें। अकाउंट रिसीवेबल से मुराद वो लोग जिनकी मार्केट में कोई, जिनसे कंपनी ने आने वाले दिनों में रकम वसूल करना होती है। यानी अगर आप किसी को आपने पैसे उधार दिए हैं, किसी दोस्त को आप पैसे उधार दे देते हैं, तो वो दोस्त आपका डेटर बन जाता है या अकाउंट रिसीवेबल बन जाता है। अब उसे अकाउंटिंग की जुबान में हम कहते हैं तू तो मेरा अकाउंट रिसीवेबल है, मैं तेरे को पैसे लेने हैं। तो जिस शख्स से, जिस दोस्त से आपने पैसे लेने हैं, वो आपका अकाउंट रिसीवेबल है। जब कारोबार चीजें उधार में फरोख्त करता है, कारोबार चीजें उधार में फरोख्त करता है जिन लोगों को, तो जिन लोगों से कारोबार ने पैसे लेने होते हैं उसे हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। वो $409 मिलियन लोगों से लेने हैं। इन्वेंटरीज कहते हैं स्टॉक, कितना स्टॉक कारोबार के पास पड़ा हुआ है। स्टॉक को भी कैश में तब्दील किया जा सकता है, वो आपके पास पड़ा हुआ है $557 मिलियन का। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं। जब आप मोबाइल का कार्ड खरीदते हो तो एक्चुअली क्या कर रहे होते हो, आप कंपनी को ₹100 एडवांस में दे रहे होते हो, और जब तक आप उस कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर लेते वो कार्ड आपका एसेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार्ड खरीद लिया मगर अभी आपने कार्ड को स्क्रैच नहीं किया, तो क्या वो आप कार्ड सेल कर सकते हो? यकीनन सेल कर सकते हो। कंपनी ने हो सकता है बाद का हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं किसी चीज़ की, एडवांस रेंट कंपनी पे कर देती है। एडवांस पेमेंट जो है, कई ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी एडवांस पेमेंट होती है, उसे कहते हैं प्री पेड एक्सपेंसेस। यानी कंपनी ने पहले से इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या कर दिए हैं, पे कर दिए हैं। तो इसको बजाय डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो प्री पेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी एडवांस में पे करती है। फिर कंपनी के पास प्रॉपर्टी कितनी पड़ी हुई है, कंपनी के पास प्लांट कितना का पड़ा हुआ है, इक्विपमेंट, यानी कंपनी की प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट मिला के $1683 मिलियन का है। इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे ऐसे होते हैं जो हमें नजर नहीं आते।
तो आप कहेंगे सर ऐसे एसेट कौन से हैं, बिल्डिंग तो नजर आती है, लैंड तो नजर आती है, मशीनरी नजर आती है, स्टॉक नजर आता है, ये कौन से ऐसे हैं जो है हमें नजर नहीं आते। जो एसेट नजर आ जाए, जिसको छुआ जा सकता है, उसे कहते हैं टेंजिबल एसेट। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये टेंजिबल है। इनटेंजिबल की बात करें, जरा मुझे बताएं, मैं एक मिठाई की दुकान बनाना चाहता हूँ कामरान स्वीट्स के नाम से। क्या लोग मुझ पे इतना इन्हिसार करेंगे, फौरन मेरी जो है वो मेडिसिन खरीदेंगे, सॉरी जो आपकी मिठाई खरीदेंगे, स्वीट्स खरीदेंगे। अगर मैं कामरान स्वीट्स की बजाय ऊपर लिख दूं दिल्ली स्वीट्स, तो क्या ख्याल लोग फौरन ही उस पे उसको खरीदना शुरू नहीं कर देंगे? क्योंकि दिल्ली स्वीट के ऊपर लोगों का इत्मीनाद है और कई अरसा से उन्होंने अपना नाम बनाया है। तो मैं दिल्ली स्वीट के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा जनाब मैं आपका नाम यूज करना चाहता हूँ, तो वो कहेंगे अच्छा मेरा नाम यूज करना चाहते हैं, तो हम आपसे जनाब महीने का 2 लाख रुपया लेंगे अपने नाम यूज करने का। मिसाल दे रहा हूँ, वो ये 2 लाख रुपया मुझे दिल्ली स्वीट को जस्ट उसका नाम इस्तेमाल करने के लिए देना पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे? गुडविल कहेंगे। क्या कहेंगे? गुडविल। और गुडविल जो है वो इनटेंजिबल एसेट है। आप मिठाई कहीं और से खरीदें, कामरान स्वीट से खरीद लेते चलें, और डब्बा दिल्ली स्वीट का लें, तो उसमें मेरी वाली मिठाई डाल दें, जिसको और किसी घर ले जाएं। आप किसी घर में जब मिठाई लेके जाते हैं, सबसे पहले डब्बा देखा जाता है, ये डब्बा किस दुकान का है। अगर वो दिल्ली स्वीट का है तो आप जरूर खाना पसंद करेंगे, और अगर वो ओके स्वीट का है तो यार कितों ले आया है। इट मीन्स देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इसी तरह ऐसी कंपनी जो मुनाफा कमा रही होती हैं, अगर वो मुनाफा कमाते हुए अपने अपने बिजनेस को सेल करना चाह रही हैं और बिजनेस की वैल्यू बनती है, अब आपको जरा देखें इसकी बिजनेस की वैल्यू कितनी है, 3797। तो आप उसे कहोगे भाई मैंने अपना बिजनेस जो है वो $4000 मिलियन डॉलर में सेल करना है, वो आपका जो है वो कहेगा भाई आपकी तो वैल्यू बनती है 3797 मिलियन डॉलर, आप मुझसे 4000 मिलियन डॉलर किस चीज का मांग रहे हैं? तो कहूंगा मैं अपनी गुडविल का मांग रहा हूँ। उसे कहते हैं हम इनटेंजिबल एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो नजर तो नहीं आते मगर उनकी वर्थ होती है, आपके नाम की वर्थ होती है। यूनिलीवर पाकिस्तान के अंदर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ठीक है, गोरमे बैकर्स नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कंपनी इनकी जो है वो क्या होती है, वैल्यू होती है। इन सब एसेट्स को जमा करें तो टोटल उसके कुछ और एसेट्स भी, वो जो छोटे छोटे एसेट्स हैं वो मिला के उसके एसेट्स टोटल बन रहे हैं 3797। यानी कंपनी अगर आज बेचना चाहे अपना सामान तो उसके एसेट 3797 मिलियन डॉलर्स के बिकेंगे। उसके बाद होती हैं लायबिलिटीज, वो रकम जो कारोबार से बाहर लोगों को अदा करनी होती है, उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। इसमें अकाउंट पेएबल, मैंने आपसे बात की थी, अगर किसी दोस्त को आपने पैसे उधार दिए हैं तो वो जिस शख्स से आपने पैसे लेने दोस्त से, वो आपका अकाउंट रिसीवेबल है। और अगर आपने किसी दोस्त से उधार रकम ली है, आपने ली है, बिजनेस ली है, तो वो शख्स जिसको आपने पैसे देने हैं वो अकाउंट पेएबल बन जाएगा। दोबारा समझे, जिस शख्स से पैसे लेने हैं वो अकाउंट रिसीवेबल है, और जिस शख्स को आपने पैसे देने हैं वो आपका क्या है, अकाउंट पेएबल। तो जब तक आप उसको पैसे वापस नहीं कर देते वो आपकी लायबिलिटी रहती है। क्या कहती है, क्या रहती है? लायबिलिटी। उसे हम कहते हैं अकाउंट पेएबल। अक्रूड लायबिलिटी की बात करें तो ये वो लायबिलिटीज हैं जो कंपनी ने जो है अदा करनी होती है। मसलन बिजली का बिल जैसे ही आ जाता है आपकी लायबिलिटी बन जाती है, टेलीफोन का बिल जैसे आ जाता है आपकी लायबिलिटी बन जाती है, जैसे यकम तारीख आती है आपने सैलरी पे करनी है आपकी लायबिलिटी है,
आपने रेंट पे करना है, ये आपकी लाइबिलिटी है, आपने टैक्स पे करना है, ये आपकी लाइबिलिटी है। तो ये सारी लाइबिलिटीज मिला के इसे कहते हैं अक्रूड लाइबिलिटीज। नोट्स एंड अदर डेट्स, यानी कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है किसी से, तो वो कर्जा भी कंपनी की क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। और इनकम टैक्स भी कंपनी ने पे करना है। तो टोटल लाइबिलिटीज 2708 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एसेट जो हैं वो आपकी लाइबिलिटी से जो है, आपके एसेट जो हैं वो आपकी लाइबिलिटी से ज्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत जबरदस्त है। कैसे जबरदस्त है? क्योंकि कंपनी अपने एसेट बेचकर अपनी जिम्मेदारियां, लाइबिलिटीज अदा कर सकती है। अगर कंपनी के एसेट उसकी लाइबिलिटी से ज्यादा हैं तो कंपनी बड़ी अच्छी पोजीशन में है, और अगर कंपनी के एसेट्स उसकी लाइबिलिटी से कम है, इट मीन वो सारी जायदाद भी बेच दे कंपनी, फिर भी अपने कर्जे नहीं उतार सकती, इसलिए कंपनी जो है वो बिल्कुल ही बुरी कंडीशन के अंदर है। तो इट मीन बैलेंस शीट से एट ए ग्लांस पता चल जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 3797 एंड 2708 के दरमियान जो डिफरेंस है वो ह्यूज डिफरेंस है। दैट इज कॉल्ड कि कंपनी बैलेंस शीट ये बता देती है कि उस वक्त कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फिर आप ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त कंपनी के ने लोगों से पैसे कितने जो है वो लिए हुए हैं, कितने लोगों ने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं एक्चुअली। तो कंपनी ने कारोबार शुरू कहते हैं कैपिटल, वो सरमाया जिसके साथ कारोबार शुरू किया जाए और उसके बाद जो है वो बढ़ता जाए, लोग इन्वेस्टमेंट करते जाएं। इस वक्त $388 मिलियन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, मगर इस वक्त कंपनी की कंडीशन देखें क्या है। यानी ऐसा कारोबार जो $388 मिलियन से शुरू किया, आज वो कारोबार $3797 मिलियन तक पहुंच गया है। इट मींस कंपनी की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिटेन अर्निंग, कारोबार तो शुरू किया था $388 मिलियन के साथ, मगर इस वक्त उनकी जेब में कितने पैसे पड़े हुए बैंक अकाउंट में? 3469। इतने पैसे कंपनी के पास पड़े हुए हैं। रीपरचेज स्टॉक अनदर इक्विटी आइटम्स, अगर आप चाहते हैं कि मजीद कंपनी ने कोई और स्टॉक खरीद लिया है, यानी दोबारा मजीद स्टॉक बढ़ाया कंपनी ने अपना, तो वो इस अमाउंट में से क्या कर देंगे, हम उसे लेस कर देंगे। फिर भी $1089 मिलियन पड़ा हुआ है। तो नीचे ये कितना है? 3797 ये और 3797 ये। आपके जो एसेट्स हैं वो आपकी इक्विटी के क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बैलेंस शीट ठीक है। इसे बैलेंस शीट इसलिए कहते हैं कि दोनों साइडें आपस में क्या आ जाएं? बराबर आ जाएं। ये बराबर कैसे हुई है, एक एक डिटेल उसने इसके अंदर जो है वो बताई हुई है। अभी सिर्फ आपको ये जानने की, अब बनाने की जरूरत नहीं, वो बनाना सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे बराबर आ गई, ये कैसे ठीक होगी, वो छोड़े आपने जस्ट बैलेंस शीट में ये चीज सीखने के बैलेंस शीट हमें क्या शो करती है। तो बैलेंस शीट एक्चुअली हमें शो करती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कंपनी के पास लायबिलिटीज कितनी है, और कंपनी के पास जो है वो स्टॉक कितना है, कंपनी का कैपिटल कितना है। तो जब हम एसेट में से लायबिलिटीज, और ये देखिए याद रखिएगा, लायबिलिटीज और शेयर और इक्विटी जब जमा होते हैं 2708 के अंदर हमने 1089 प्लस किया तो फिर ये बना 3797, और एसेट कितने हैं? वो 3797 बराबर आ गए। अगर बराबर आ गए तो ये ठीक है, बैलेंस शीट हम बनाना सीखेंगे। आपने बस ये देखना है कि बैलेंस शीट एक्चुअली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रही होती है कि क्या कंपनी के एसेट्स कंपनी की लायबिलिटीज से ज्यादा है। यकीनन कंपनी के एसेट कंपनी के लायबिलिटीज से ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छी पिक्चर जो है वो शो कर रही है। लास्ट में है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये इतनी डिटेल में भी मैं नहीं जाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमें ये बताता है कि कितने पैसे आ रहे हैं इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हो रही है, कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जो है वो जा रहे हैं, तो इसके बारे में जो है। सो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कंपनी ने जितनी अपनी एक्टिविटीज की हैं, कंपनी ने जितनी चीजें अच्छा याद रखिएगा कि जो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं
मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो 3 तरीकों से हमारा कैश कंपनी से आता है या जाता है। कंपनी के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आता है, कंपनी आता है या कंपनी का कैश इफेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 3 चीजों से कैश फ्लो बनती है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले बस आपने ये समझना अभी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना नेट कैश फ्लो हुआ। ऑपरेटिंग कहते हैं कारोबार को चलाने के लिए कितना कैश में इजाफा या कमी हुई, तो वो हुई $797 मिलियन की। ये इतने पैसा का इस्तेमाल हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, कारोबार चलाने के लिए हमने पैसे को इस्तेमाल किया। और हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया प्रॉपर्टी के अंदर, कोई हमने प्लांट खरीदा है, हमने कोई इक्विपमेंट खरीदा है। याद रखिएगा ये ब्रैकेट के अंदर है। जो ब्रैकेट के अंदर हो इट मीन कैश में कमी हो रही है। जो ब्रैकेट के बगैर इट मीन ये पैसा आया है। इट मीन कारोबार के अंदर जो कैश आया है वो 7,097 रुपीज आया है। यानी कारोबार करके कारोबार के पास जो पैसा आया है वो 797 मिलियन डॉलर आया है। उसमें से कंपनी ने $363 मिलियन जो है इन्वेस्टमेंट की सूरत में, प्रॉपर्टी खरीदने की सूरत में, प्लांट की सूरत में खर्च कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टमेंट से ये 363 टोटल हो गया। इसमें से ये हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, लेकिन बाद में लेस करेंगे। पहले 363 ये ब्रैकेट में है, माइनस करना है। फिर नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप कारोबार में फाइनेंस करते हैं, मजीद कारोबार में पैसा लगाते हैं। तो या लोग आपसे पैसा खरीदते हैं, या आप लोगों से उधार खरीदते हैं, या आप किसी जगह पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डेट। आपने कर्जा लिया है और कुछ आपने जो है और तरीके से आपके पास पैसे आए, वो पैसे आए $411 मिलियन। उसमें से आपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा पे कर दिया है $205 मिलियन कैश की सूरत में, ये ब्रैकेट में। उसके बाद आपने दोबारा एक स्टॉक परचेज किया है, वो कितने का परचेज किया है, 617, ये भी माइनस में है। और आपने कर्ज की अदायगी की है कैश की सूरत में, वो 83। तो टोटल अब जब हम इनको करेंगे तो हमारे पास $494 मिलियन की अमाउंट में कमी हुई है। तो अगर देखा जाए तो हम जो है वो 494 और 363 को हम क्या करेंगे, जो है वो प्लस करेंगे। जब हम इनको प्लस करेंगे तो अमाउंट जो है जो हमारा नेट डिक्रीज होगा कैश के अंदर वो $60 का होगा। यानी कि ये जो अमाउंट सारी की सारी है ये $797 मिलियन से जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि साल के शुरू में जरा देखें हमारे पास पैसे कितने पड़े हुए थे, 115, मगर साल के एंड में हमारे पास जो मजीद नुकसान हुआ वो कितने का होगा, नुकसान तो नहीं, कमी हुई 60 की। तो इस वक्त हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, $55 मिलियन। अब यकीनन ये आप लोगों के लिए एक अजीब सी बात होगी और यहाँ पे आपको जरा मुश्किल भी पेश आई होगी। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जब मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये आपको काफी हद तक बात समझ में आई है। अगर आपकी जगह मैं बैठा होता और मुझे कोई स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में पहले दिन बता रहा होता और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होता तो यकीनन कोई डॉक्टर PhD स्कॉलर भी बैठा होता तो कभी भी आपको पहले दिन कैश फ्लो नहीं समझा पाएगा। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा इस वक्त कि कैश फ्लो से मुराद ये कि हमें पता चले कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो वो ये कह रहा है कि भी जब आप चीजें बेचकर आपके पास पैसा आया 797, ठीक है, और उसके बाद $363 मिलियन आपने पे कर दिया इन्वेस्टमेंट की सूरत में। 797 363 निकाल दें। उसके बाद मजीद हमारे पास पैसा आया कितना, 411, ठीक है, वो इसमें ऐड कर दें।
और फिर हमारे से पास पैसा गया, हमने मुनाफा किया 205 रुपए, हमने दोबारा स्टॉक खरीदा और हमने पेमेंट कर्ज अदा किया, तो $494 फिर चला गया हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे को कि इनफ्लो को जमा करें और आउटफ्लो को इसमें से लेस करें, तो हमें जो एक्चुअली नुकसान हुआ होगा, यानी कि जो फर्क आया वो $60 का आया, यानी कि हमारा $60 मिलियन कैश में जो है वो हमारी कमी हुई। कैसे हुई? 797 और 411 को प्लस करें और 363, 205, 617, 83 को क्या कर दें, लेस कर दें, तो आपके पास जो है $60 की कमी होगी, मिलियन डॉलर की। लेकिन साल के शुरू में हमारे पास 115 बचा पड़ा था, इट मीन अभी भी हमारे पास $55 मिलियन जो है वो बचा पड़ा हुआ है। तो जस्ट इसका इसके बारे में आपने जो है वो समझने की जो है वो कोशिश करनी है कि स्टेटमेंट कैश फ्लो, सिर्फ हमें ये समझना आपने कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एक्सटर्नल लोगों को ये बताता है कंपनी के पास पैसा आया कितना और पैसा कंपनी के पास गया कितना। अभी सिर्फ ये समझने की जरूरत, आज आपको सिर्फ इनकम स्टेटमेंट क्या बताती है, कंपनी को नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। रिटेन अर्निंग ये बताती है कंपनी के पास कितने पैसे कंपनी ने अपने पास रखे हुए हैं। बैलेंस शीट ये बताती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त क्या है, कंपनी में एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है, और कंपनी के पास कितना पैसा शेयर होल्डर्स ने पैसे कंपनी के ऊपर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमें ये बताती है कि इस वक्त कंपनी की में जो पैसा आया और गया वो किस तरीके से गया। बस ये समझने की आपको जरूरत है, और ये जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह फिर हमें इसके बारे में मजीद बात जो है वो समझ में आएगी। आज जो मेरा फोकस था वो आपको इस चीज के मतलब बताना था कि एक्चुअली हमारे जो अकाउंटिंग का रोल क्या है, वो हमने यकीनन जानने की कोशिश की कि अकाउंटिंग का मेन रोल जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स को जो है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना है। तो एक्सटर्नल यूजर को फाइनेंशियल पोजीशन का पता कब चलेगा, जब वो कंपनी की क्या देखेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी, क्या इनकम स्टेटमेंट। एक्सटर्नल यूजर को ये बात समझ में आ रही कि कंपनी के पास नेट इनकम है, कंपनी ने इस साल $591 मिलियन कमाया, और इस साल कंपनी की रिटेन अर्निंग में यानी कंपनी की अर्निंग में जो है वो $205 का क्या हो गया, मिलियन का इजाफा हुआ। वो कैसे पता चले, ये उसको एक्सटर्नल यूजर को पता चला। फिर एक्सटर्नल यूजर को ये पता चला कि कंपनी की जो ये टोटल एसेट्स हैं, ये पिछले साल फॉर एग्जांपल 3000 थे, तो इस साल ये कितने हो गए हैं, 3757 हो गए, मिलियन डॉलर हो गए हैं। अगर ये बढ़ गए हैं इट मीन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत जो है वो क्या हो गई, बेहतर हुई है। और रिटेन के स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कंपनी को ये बताएगा कि कंपनी के कैश फ्लो में अलबत्ता जो है इस साल जो है वो 60 मिलियन डॉलर की क्या हो गई है, कमी हो गई। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि कंपनी नुकसान में है, हो सकता है कंपनी ने मजीद इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पैसे जो है वो लगाए। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है कुछ समझ में आई, बात आई होगी। आपने ये देखना है कि पहले दिन जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया या आज जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया उस वक्त आपको काउंटिंग के बारे में कितना पता था, अब मैं जो लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ इस वक्त आपको काउंटिंग के बारे में कितना पता है। यानी स्टार्ट से पहले आपको काउंटिंग के बारे में कितना पता था, क्या स्टार्ट से पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कुछ पता था, क्या आपको लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले आपको इनकम स्टेटमेंट कुछ पता था किस लिए बनती है, क्या आपको जो है वो रिटेन अर्निंग का पता था ये क्या चीज़ होती है, क्या आपको बैलेंस शीट का पता था ये क्या चीज़ होती है, क्या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का पता था ये क्या चीज़ होती है। अगर एट द एंड आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नो हो आ गई है, थोड़ा बहुत आपको बात समझ में आ गई है, इसका मतलब ये कि मेरा ये लेक्चर फ्रूटफुल है। अल्लाह ताला आपको हमें नासर हो, अल्लाह ताला आप पर आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला हमें कोरोना वायरस की आफत से महफूज फरमाए। फी मान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।